हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आई दृष्टि का कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस आरओ के लिए और यूपी पीसीएस प्री के लिए। और ये पहला टॉपिक चल रहा है अभी आई दृष्टि का, राष्ट्रीय परिदृश्य। क्लास नंबर 4 है ये। इससे पहले की 3 क्लास हो चुकी हैं और ये राष्ट्रीय परिदृश्य की ये लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे। तो ये जो मैं इन शॉर्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाकी क्लासेस प्लेलिस्ट पे पढ़ी हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। क्लास 3 यहाँ तक हुआ था ना हम लोगों का, ये चीज़ कवर हो गई थी। इसके आगे की पीडीएफ यहाँ पे बन गई है, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आज का टॉपिक रहेगा पहला यहाँ पे नारी शक्ति बंधन अधिनियम, सुपर इम्पोर्टेंट। इसको मार्क कीजिए सबसे पहले। इसमें 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेसिडेंट साहब की ये कंसेंट जो है वो कब मिली है, डेट इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो नंबर है, ठीक है, संशोधन नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग के बारे में देख लेते हैं, कब क्या क्या हुआ। वैसे ये हम लोगों ने पहले भी कवर कर रखा है, पुरानी पीडीएफ्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो टेलीग्राम पे पहले सेंड हुआ करती थी, तो तब भी कवर किया था। अब फिर से आई दृष्टि वालों ने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो देख लेते हैं इसको। 19 सितंबर 2023 महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये जो अधिनियम है, ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसी को महिला आरक्षण अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी हाउस में बिल के फॉर्म में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बिल पेश हुआ 19 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है मैं स्टार मार्क कर दूंगा, बाकी ये चीज़ें बाकी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक दिन बाद 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, फिर एक दिन बाद राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। फाइनली ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर 2023, ठीक है, इसको याद रखना है। 28 सितंबर को राष्ट्रपति साहब की यहाँ पे कंसेंट मिली थी, स्वीकृति मिली थी। और जब स्वीकृति मिल जाती है, मोहर लग जाती है, तो फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। बिल का जो रूप है वो बदल जाता है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट बना, अधिनियम बना, ये कौन सा नंबर है, ये है 106। 106वां नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 106 ये याद रखना है आपको। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी प्रोविज़न देख लीजिए इस एक्ट में है क्या क्या। लोकसभा और ये जो स्टेट की लेजिस्लेचर हैं, विधानसभा हैं जो हैं, असेंबली सॉरी, लेजिस्लेचर में तो दोनों आ जाएंगी, लोकसभा और राज्य विधानसभा में। और यहाँ पे विधानसभा दिल्ली की भी इंक्लूड है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33% यहाँ पे आरक्षित करने का प्रावधान है इस एक्ट में। तो ये आपको 33% याद रखना है, लोकसभा में, राज्य की जो स्टेट असेंबलीज़ हैं, और दिल्ली विधानसभा में। क्लियर है। 106 संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये तो सीख ही लिया। संविधान का अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया, ठीक है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 239AA। और जोड़ा क्या क्या गया, 330A जोड़ा गया, 332A जोड़ा गया और 334A जोड़ा गया। ये तीनों मार्क करके चलिए, इंपॉर्टेंट है। तीनों में जानना भी है अभी आपको कि 330A में क्या है, 32A में क्या है और 34A में क्या है, ठीक है। तो एक एक करके सब लोग देख लेते हैं। 330 देखिए पहले, 330A में क्या है, यहाँ पे लोकसभा में, यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। 330A में लोकसभा है, ऐसे मोटा मोटा याद रख लीजिएगा। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उसमें भी 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो ये जो टोटल सीट्स में ये रिजर्व की गई है महिलाओं के लिए 1/3 सीट, इसी 1/3 सीट में ये भी इंक्लूड हैं। जो पहला फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा, SC ST महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित सहित, ठीक है। ये फैक्ट तो क्लियर हो गया। अब ये 332A में देखिए, 332A में यहाँ पर राज्यों की बात आ जाती है। जैसे अभी आपने 330A में लोकसभा देखा, 332A में राज्यों का याद रख लेना कि राज्यों के लिए विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। तो मोटा फैक्ट एक ही निकल के आ रहा है कि महिलाओं को के आरक्षण से संबंधित एक्ट है और 1/3 का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया, ठीक है। इतना हो जाएगा। ये क्या है, इस संशोधन का प्रावधान परिसीमन के बाद लागू प्रभावी होंगे। ये फैक्ट आपको काम आएंगे अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे, ठीक है। ये अभी से लागू नहीं होने वाला। परिसीमन के बाद डिलिमिटेशन जो होता है, लोकसभा की सीटें जब बढ़ जाएंगी के बाद प्रभावी होंगे। यह प्रावधान आरक्षण 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। मे बी इंक्रीज्ड इफ़ पार्लियामेंट में डू सो, मतलब ये 15 साल जो है इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो हो जाएगा। ये एक्ट में 2-4 बातें थी। अब इसको देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये सब भी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, बट पूरा 1 साल का कवर करना है तो ये सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी देखेंगे। 17 सितंबर 2023। अब जैसे आप आई दृष्टि पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, तो जैसे पहला टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य है, तो जब राष्ट्रीय परिदृश्य का कंटेंट स्टार्ट होता है आई दृष्टि बुक में,
तो लेटेस्ट से शुरू होता है, ठीक है। आपको लेटेस्ट में या अभी जो अक्टूबर चल रहा है या फिर सितंबर 2024 ये सब आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे फिर वो समय यहाँ पे डाउन होता जाएगा। जैसे अभी चूँकि ये लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य का, इसलिए यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको सितंबर 2023 का दिख रहा है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को योजना लॉन्च की गई। ये डेट आपको इस वजह से याद रखनी है, विश्वकर्मा जयंती दिवस होता है 17 सितंबर को। सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना की अवधि है 2023-24 और 27-28, यानी ये लगभग कितना हो गया, 5 साल हो गया। तो ये 5 साल के लिए है। उद्देश्य क्या है विश्वकर्मा से, आपको समझ में आ रहा होगा। कारीगर जो हैं, आर्टिसन जो होते हैं या फिर क्राफ्ट्समैन जो होते हैं, शिल्पकार, इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना, उनका स्किल अपग्रेड करना, उनकी स्किल अपग्रेड करना है ना, उनके उत्पादों को पहुंच प्रदान करना, रीच प्रदान करना मार्केट तक, ये सारी चीज़ें इस स्कीम में रहेंगी, ठीक है। तो मेन ये चीज़ है, कारीगर और शिल्पकार, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन। बहुत और भी लोग हैं। मैं यहाँ पे ये जो पेज है मैं पुरानी PDF से यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ इसको, क्योंकि ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसे आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन की बात हो रही है ना, तो ये सभी लोग हैं, लोहार हैं, स्वर्णकार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, मूर्तिकार, इन सभी को कवर किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, ये नोडल मिनिस्ट्री है। कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा है इसमें, इस स्कीम में। पीएम विश्वकर्मा ID भी दी जाएगी इन सभी को, है ना। कौशल उन्नयन उनका आपने सीख ही लिया, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल किट, इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है परीक्षा के लिए, एक 17 सितंबर याद रखना है, विश्वकर्मा जयंती। और इसका पर्पज़ क्या है, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के जो प्रोडक्ट हैं, जो उनकी सर्विस हैं, इनका क्वालिटी और इनका स्किल डेवलपमेंट और इनके प्रोडक्ट को मार्केट रीच, है ना, ये सारी चीज़। चलिए, ये टॉपिक भी है याद दृष्टि में, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो ये जो जनजातीय यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थापित किया जाएगा। आपको स्टेट याद रखना है, ठीक है, तेलंगाना। बाकी समक्का सरक्का क्या है, यहाँ पे देखिए, समक्का सरक्का के बारे में देखते हैं। ये 2 देवियों के नाम है, देवी का दर्जा इनको दिया जाता है। सरक्का जो है वो समक्का की डॉटर हैं, लड़की हैं। ये बैकग्राउंड के लिए है, बहुत इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए समक्का सरक्का है क्या है। नाम बड़ा अजीब सा है, तो ठीक है, यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा लगाए गए जनजातीय लोगों पर टैक्स के अगेंस्ट में यहाँ पे विद्रोह किया था, ठीक है, इसलिए देवी का दर्जा दिया जाता है। एक तरह से क्या है ये लोग, ये उस समय के ये फ्रीडम फाइटर हुआ करती होंगी। समक्का सरक्का जठारा के नाम से एक मेला भी होता है। इस मेले की खास बात यह है कि ये कुंभ मेला के बाद का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ऑर्गेनाइज होता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल मेला है। कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कोया जनजाति, ठीक है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठा सकता है, मैचिंग में 4 ट्राइब्स दे देगा, मैचिंग के लिए पूछा ही जाता है ना। तो GS से भी यहाँ से कवरेज हो जाता है, GS के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कोया जनजाति आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना। अगर इस यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन नहीं आया तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पुटअप कर देगा, कोया जनजाति, है ना। तो कहीं ना कहीं से लिंक करके ये लोग बनाते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट फेस्टिवल भी है ये तेलंगाना का, हो जाएगा। चलिए, मेरा युवा भारत, ये क्या है, मेरा युवा भारत, इसके बारे में बस एक ही चीज़ जाननी है। ये फिजिटल मंच है, एक फिजिटल यानी देखो फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। यहाँ पे जो यूथ हैं वो फिजिकली और डिजिटली रूप से जुड़ सकेंगे। बाकी यहाँ पे 2-3 बातें और लिखा हूँ, देख लीजिए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार का ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर हम लोग जानते हैं। मेरा युवा भारत यानी माई भारत, M से मेरा, बाई से यूथ, माई भारत मंच का शुभारंभ हुआ। युवाओं की उन्नति और विकास के लिए समर्पित है और लाखों युवाओं को एक नेटवर्क के रूप में जोड़ा जाएगा। एक तरह से बस आपको इतना याद रखना है तो आप चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टॉपिक को मैंने पुरानी PDF से उठाया है, ठीक है। तो हमारा समय बच जाता थोड़ा लिखने में, क्योंकि ये टॉपिक आई दृष्टि तो जो मंथली घटना चक्र आती है उसी का कंपाइलेशन होता है आई दृष्टि। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में इस बार भी इन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है, तो इसको पढ़ना है। आयुष्मान भाव अभियान, पहले थोड़ा बैकग्राउंड में देखिए। आयुष्मान भारत के बारे में हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। क्या ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है ना, एक, है ना। और यदि हेल्थ की बात हुई है तो फिर SDG 3 तुरंत माइंड में आना चाहिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग पढ़ते हैं ना, 17 169 सब गोल्स होते हैं। तो 17 में एक गोल यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण भी है, यानी गुड हेल्थ और वेलबींग है। तो ठीक है, इसको तो बेटर करना ही है, इसको ठीक करना है। यहाँ पे 4 पिलर जो हैं इस स्कीम में, आयुष्मान भारत में, वो देखिए, तब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो नई स्कीम है आयुष्मान भारत अभियान, पहले ये चीज़ पढ़ लें हम पहले, आयुष्मान भारत, तो वो भी समझ में आ जाएगा। 4 पिलर कौन कौन से हैं? हेल्थ और वेलनेस सेंटर, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना, पीएमजे के नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 5 लाख रुपए मिलता है ना इलाज के लिए पर फैमिली, तो ये जन आरोग्य योजना का प्रोविज़न है। तीसरा पिलर है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, है ना, ये पिलर्स पूछे थे। और चौथा पिलर है पीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके बारे में भी एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल मिशन के बारे में, जबकि ये पिलर है ना, आयुष्मान जो है मेन स्कीम, मेजर स्कीम जो है उसी का पार्ट है। चलिए, ये कुछ पुराने फैक्ट भी यहाँ पे लिखे हैं। पीएमजे के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य असम है, ठीक है। आभा आईडी की अगर बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का स्थान आ जाता है। अब देखिए, ये जो नई स्कीम है आयुष्मान भाव, ये क्या है? आयुष्मान भारत की ये कुछ है सफलता पर आधारित, ठीक है, एक जागरूकता अभियान है, एक अवेयरनेस कैंपेन समझ लीजिए। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आभा आईडीज के निर्माण के लिए गैर संचारी रोगों जैसे ये तपेदिक है, टीबी, सिकल सेल, हम लोग पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसके बारे में सबको जागरूक करना है, अवेयर करना है। तो ये एक तरीके से क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम है आयुष्मान भाव। ये जागरूक कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, आयुष्मान आपका द्वार 3.0, हम घर घर जाके जागरूक करेंगे। आयुष्मान मेला ऑर्गेनाइज कराएंगे, आयुष्मान सभा भी ऑर्गेनाइज होंगी, तो इसके माध्यम से लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे, तो लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना, आयुष्मान भाव ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयर किस किस के प्रति करना है? इन सब के लिए, ये जो गैर संचारी रोग हैं, ठीक है। चलिए, बाकी बैकग्राउंड में भी सीख लिए। गांगे डॉल्फिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये जलीय जीव के रूप में इसको मान्यता देने की घोषणा भी की है यूपी सरकार ने। इससे पहले 2010 में केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी नोटिफाई किया था, ठीक है, अधिसूचित किया था। तो ये काम केंद्र सरकार का था 2010 में, और 2023 में उत्तर प्रदेश ने भी इसको मान्यता दे दी। कुछ फैक्ट हैं यहाँ पे इस फिश के बारे में, देखिए। असम ने भी 2008 में डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया था, ठीक है। यूपी का भी हम लोगों ने देख लिया रिसेंट में, उससे पहले असम ने किया था, उससे पहले केंद्र सरकार ने किया था, और फिर उसके पहले असम ने भी किया था, पंजाब ने भी 2019 में किया था। तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है अभी हाल ही में। तो उत्तर प्रदेश लगा देना। उत्तर प्रदेश की स्टेट फिश बताइए, इसका नाम है चितला, ठीक है, इंडियन फीदरबैक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इमेज डालूंगा, नहीं तो आप लोग देख लेना। चिताला लिखेंगे या चितला लिखेंगे या चीतल भी लिख देंगे, चीतल फिश, तब भी आपको दिख जाएगा इमेज उसके। चलिए, डॉल्फिन के बारे में देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वैज्ञानिक नाम। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, पूछ लेता है। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। 4 प्रजातियाँ एग्जिस्ट करती हैं मीठे पानी में। एक प्रजाति का नाम है बैजी है, फिर भूलन है, एक बोटो है, और चौथी आप ये जो पढ़ रहे हैं प्रजाति, ये है गांगे, ठीक है। तो बेजी है, ये यांगसे रिवर जो है चाइना की, भूलन सिंधु रिवर में मिल जाती है, और बोटो ये अमेज़न रिवर में मिलती है। गांगे डॉल्फिन ये गंगा में मिलती है, ठीक है। टाइगर ऑफ द गंगा, टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मैमल है एक, है ना। मैमल क्या होते हैं बताएंगे? ये टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था 2022 2023 में, तो कमेंट करके बताइएगा। मैमल्स के बारे में 2-3 बातें लिख के बताइएगा। और इस फिश के बारे में विचित्र बात क्या है? ये अंधी होती है, ब्लाइंड होती है। तो फिर दिखता कैसे है, समझती कैसे? ऐसे समझती है। मास्टर ऑफ कैप्चर अल्ट्रासोनिक वेव, है ना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है 2020, ठीक है, 2020। सूसू के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे IUCN का देखिए, यहाँ पे क्या है, रेड लिस्ट में है, ये इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। और बाकी जो हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, ठीक है। साइट्स जो है इसमें अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंडेंजर्ड और 1972, ये शेड्यूल 1 तो लगा ही लेंगे। शेड्यूल 1 में उन्हीं को रखा जाता है, उन्हीं प्रजातियों को रखा जाता है जो बहुत संकटग्रस्त होती हैं, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक को देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रैवल फॉर लाइफ, ये क्या है?
पहले मिशन लाइफ के बारे में जान लेते हैं। मिशन लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 2-3 साल से। COP26 याद है ना, 2021 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो में, इंग्लैंड में हुई थी। वहाँ पे मोदी जी ये संकल्प देकर आए थे लोगों को, है ना, कि देश दुनिया को ऐसा करना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होना चाहिए कि हर एक एक्टिविटी पर्यावरण को फेवर करे, पर्यावरण का नुकसान ना करे। तो मिशन लाइफ की उत्पत्ति तो यहाँ से हुई है, ठीक है, 2021 में ग्लासगो से। ये फैक्ट भी याद रखना, 2021 में ग्लासगो COP26, COP27 ये इजिप्ट में 2022 में, और 2023 में इसको COP28 हो गई है, और ये दुबई में ऑर्गेनाइज हुई थी। अभी 2024 का बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अभी जो मिशन लाइफ है ये देखिए, 2022 में यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी गुजरात से इसकी घोषणा की गई। लक्ष्य क्या है? 1 अरब भारतीयों एवं अन्य वैश्विक नागरिकों को एकजुट करना है। किस लिए करना है? इसलिए करना है, स्वच्छता के लिए करना है, ग्रामीण पर्यटन के लिए करना है, स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, ये भी एक सेक्टर है, ठीक है, और ग्रामीण पर्यटन के लिए भी ट्रैवल फॉर लाइफ है। तो अगर पहले यहाँ पर सेक्टर को लेकर चलते हैं स्वच्छता के लिए, तो यहाँ पर देखो यूपी से कुछ स्थान चयनित किए गए थे। काशी विश्वनाथ, बनारस, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और कालिंजर दुर्ग। ये कहाँ पे है? बांदा में है या महोबा में है? इसको कंफर्म करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पे 27 सितंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुल 35 गाँव को पुरस्कार दिया गया है। 5 गाँव को यहाँ पे स्वर्ण श्रेणी में रखा गया है, 10 गाँव को रजत में रखा गया और 20 गाँव को कांस्य में रखा गया। अब इसमें से अगर कुछ यूपी से बिलोंग कर रहा होगा तो बस उसी को याद रख लेना, ठीक। स्वर्ण श्रेणी की बात करें अगर ये गोल्ड कैटेगरी की, तो एक दावर विलेज है, दूसरा गांव सरमोली है उत्तराखंड का, रेयक मिज़ोरम का, कंथालूर केरल का और मड़ला MP का। ये ध्यान रखना ही रखना है गोल्ड कैटेगरी में, ठीक है। यूपी से यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी में कोई नहीं है। रजत श्रेणी का याद रखना, सिल्वर कैटेगरी में यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक गांव है, उस गांव का नाम है कोरोना। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कोई कौन नहीं है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा एक को। बाकी और भी टूरिज़्म, ये जो है टूरिज़्म से रिलेटेड और भी स्कीम चल रही हैं। प्रसाद हम लोग जानते हैं, ठीक है, स्वदेश दर्शन, देखो अपना देश, ये सारी चीज़ें। चलिए ये देखते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना। ये क्या है? ड्रोन दीदी, ये ड्रोन दीदी ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, ग्रामीण महिलाएं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी किसकी? ड्रोन चलाने की, ठीक है, ड्रोन के ऑपरेशन की। फिर यही महिलाएं क्या करेंगी? अपने खेतों में यहाँ पर छिड़काव कर सकती हैं, ठीक है, छिड़काव कर सकती हैं किसका? फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का, तो उनका समय बचेगा इससे। अब देखिए जल्दी से क्या है, नवंबर 2023 को मंजूरी मिली, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 15,000 चयनित महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना इसका लक्ष्य है, ठीक है, इस योजना का 15,000। इन ड्रोनों को किसानों को यहाँ पे कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ठीक है, किसान किराए पे ले लेंगे और अपना छिड़काव कर देंगे, फिर वापस कर देंगे खेतों में। नैनो उर्वरक, ये जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं और कीटनाशक के छिड़काव के लिए, ठीक है, तो हम लोगों ने सीख लिया। महिलाओं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, इनको ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। तो ये ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ड्रोन चलाना सिखा दिया जाएगा और वो फिर अपना छिड़काव कर सकती हैं। ये कुछ पुराने फैक्ट हैं, पुराने भी हैं और नए भी हैं। उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, है ना, यानी प्रोडक्शन में भी हम लोग दूसरे स्थान पर हैं और यहाँ पे आयातक में भी हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। मतलब हम लोगों को लेना भी पड़ता है, दूसरे से ख़रीदना भी पड़ता है। हम लोग बना तो रहे ही हैं लेकिन खपत इतनी है कि हम लोग को लेना भी पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हम लोग का राष्ट्रीय परिदृश्य यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। तो ये आपको मैं यहाँ पे कंपाइलेशन बना के दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट निकाल के, तो इनको देख लीजिएगा अच्छे से, रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा ये। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।